हेलो दोस्तों, द नेशन बिल्डर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अभिषेक साई आज लेके आया हूँ संस्कृत की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि संस्कृत की जो वर्णमाला है वो कैसी है, और ये जो संस्कृत की वर्णमाला है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, कैसे इसको वर्णमाला को याद करना है, हम लोग सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, ये जो वर्ण विचार की क्लास है इसमें हम लोग सबसे पहले जो वर्ण विचार की बात आती है कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण से ही बनता है हमारा वर्णमाला, यानी वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, ये हम लोग हिंदी के ग्रामर यानी व्याकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्ण, वर्णमाला या हिंदी के वर्णमाला के जो व्यवस्थित क्रम है, स्वर, व्यंजन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। संस्कृत की भी जो वर्णमाला है सेम हिंदी की ही तरह है, लेकिन थोड़ा बहुत जो अंतर है उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। और आपको ज़्यादा मेहनत करने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि आप अगर हिंदी की वर्णमाला पढ़ चुके हैं तो आपको संस्कृत की वर्णमाला में थोड़ा बहुत ही मेहनत करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे वर्ण विचार पे। तो वर्ण विचार पे बात करने से पहले बात होती है कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर जिसका नाश न हो सके, जिसके और टुकड़े न कर सकें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वर्ण भी वही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णों से बनता है हमारा वर्णमाला, यानी वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम, यानी व्यवस्थित क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत तथा हिंदी की वर्णमाला एक सी है। वर्णमाला में मतलब इस वर्णमाला में 9 स्वर हैं, हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। जो ये 9 स्वर हैं उसको अच प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। अच प्रत्याहार मतलब क्या? अ, ई, उड़, री, लृ, क, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च। मतलब 4 जो मैथ्स सूत्र हैं, प्रथम 4 मैथ्स सूत्र में आपको स्वर देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत के जो वर्णमाला है उसमें आपको 9 स्वर देखने को मिलते हैं तथा 33 व्यंजन जो हल प्रत्याहार के अंतर्गत होते हैं। दोस्तों, इस वर्णमाला की बात करें तो इस वर्णमाला को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को हम लोग अच भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। व्यंजन को हम लोग हल कहते हैं। हल को इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारा हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उसी को हम लोग कहते हैं स्वर। स्वर को हमने बताया दोस्तों अच प्रत्याहार के अंतर्गत, यानी अ, ई, उ, ड़ जो होगा आपका इति संज्ञक वर्ण से गायब हो जाएगा। री, लृ, क भी आपका हलंतम वर्ण है इसलिए इति संज्ञक वर्ण से गायब होगा। ए, ओ, अंग और ऐ, औ, च। तो यानी आपको दोस्तों मैंने प्रत्याहार बताया है, तो प्रत्याहार अगर आपने प्रत्याहार की क्लास देखी है तो आपको अच प्रत्याहार समझ में आ जाएगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये दोस्तों हमारे 9 स्वर हैं, अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये हमारे क्या हैं? 9 स्वर होते हैं। ये हमारे संस्कृत में 9 स्वर माने गए। दोस्तों, इसमें हम लोग मुख्य स्वर की बात करें या मूल स्वर की बात करें तो 5 होते हैं। अ, ई, उ, री, लृ हमारे 5 मुख्य स्वर हैं। स्वरों की संख्या की बात करें दोस्तों तो स्वरों की संख्या 9 होती है। अ, ई, उ, री, लृ, ए, औ, ऐ, औ। ये हमारे संस्कृत के स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर की बात करें दोस्तों तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। जो हम लोग हिंदी में पढ़े हैं वही हमारा संस्कृत में भी है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है कि 2 स्वरों से मिलकर बने स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ये जो संयुक्त स्वर हैं की 4 संख्या होती है, ए, ओ, ऐ, औ। ए का निर्माण अ और ई से हुआ है, ओ का निर्माण अ और उ से हुआ है, जिसमें आप लोग गुण संधि देखने को मिलती है। दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि ए में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है? गुण संधि है। ए में गुण संधि है, अ और ई से मिला है, ये हमारा गुण संधि है। ओ जो है अ और उ से मिला है, इसमें गुण संधि है। दोस्तों, इसमें कभी कभी पूछ देता है कि इसमें कौन सा गुण संधि है, किसमें वृद्धि संधि है, किसमें अयादि संधि है। तो ये जो 4 आपके हैं, अ, ए और ओ, ऐ और औ, इसमें आपको संधि देखने को मिलेगी। तो ए में गुण संधि, ओ में गुण संधि, ऐ में वृद्धि संधि और औ में वृद्धि संधि देखने को मिलती है। ए का निर्माण अ और ई से हुआ है, ओ का निर्माण अ और उ से हुआ है, ऐ का निर्माण अ और ए से हुआ है, औ का निर्माण अ और ओ से हुआ है। दोस्तों, ये हमारा
स्वर है, जिसमें हम लोग देखें कि आपके जो प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये हमारा पूछता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या दोस्तों है 9। संस्कृत में मुख्य स्वर कौन कौन से हैं, तो उनकी संख्या होती है 5 और मुख्य स्वर अ, ई, उ, री और री है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए, ओ, ऐ, औ। इसमें पूछता है दोस्तों संधि से कि ए में कौन सी संधि है, तो गुण संधि, ओ में गुण संधि, ऐ में वृद्धि संधि और औ में वृद्धि संधि है। दोस्तों ये हमारा स्वर हो चुका है। दोस्तों अब हम लोग स्वर के भेद के बारे में जानेंगे। तो स्वर के भेद की बात करें दोस्तों, तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, जैसा आप हिंदी में भी जानते हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरस स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दोस्तों ये जो उसका संकेत है अ, मतलब कि ये इसमें एक स्वर मतलब कि एक मात्रा देखने को मिलती है। आ जो है इस तरह आपका दिखा देता है, ये 2 मात्रा का संकेत है, और 3 मात्रा में ऐसे 3 बना के ऐसे बना देते हैं, ये हमारा त्रिमात्रिक स्वर है। हरस स्वर की संख्या दोस्तों है अ, ई, उ, री, ली। 5 हमारे हरस स्वर हैं संस्कृत में, अ, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर की बात करें तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर होता है दोस्तों, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, उसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे ओम या हे राम, तो जिसमें अगर हम लोग हे देखेंगे ना, तो हे राम, ठीक है, तो हम लोग 3 मात्रा का स्वर मतलब कि समय लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। दोस्तों यही हम लोग हिंदी में पढ़ते हुए आए हैं, बस इसमें हम लोग को हिंदी में ली देखने को नहीं मिलता है। तो हरस स्वर, स्वरों को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं, हरस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग हरस स्वर कहते हैं, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। संस्कृत में बात करें दोस्तों, तो हम लोग कहते हैं एक मात्रो हरस्वे भवत, द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयम, चार मात्रे व्यंजनम स्यात। यानी दोस्तों एक मात्रो हरस्वे भवत, मतलब कि इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है, वो हमारा क्या होता है, हरस्व होता है। द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग दीर्घ मानते हैं। त्रिमात्रो प्लुतो गेयम, मतलब जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसको हम लोग को प्लुत जानना चाहिए। चार्ध मात्रों को व्यंजनम से आता, मतलब कि च और अर्ध, मतलब कि व्यंजन में आधा मात्रा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा संस्कृत का ऐसे कि एक मात्रो हरस्वे भ, द्विमात्रो दीर्घ मुच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयम, च अर्धमात्रो व्यंजनम से आता, मतलब कि 1 मात्रा होने पे हमको क्या मानना है, हरस्व मानना है, 2 मात्रा होने पे दीर्घ मानते हैं, और 3 मात्रा होने पे हम लोग प्लुत जानते हैं, और आधा मात्रा जिसमें है उसको हम लोग व्यंजन मानते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, पुनः हम लोग हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर को 3-3 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। 3-3 भागों में पुनः हम लोग क्या करते हैं, इसको बांट देते हैं। कौन कौन सा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा। उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा। उदात्त संज्ञा को हम लोग उच्चैर उदात्तता कहते हैं, अनुदात्त संज्ञा को निच्चैर अनुदात्त कहते हैं, स्वरित संज्ञा का समाहार स्वरित। ये दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि उदात्त संज्ञा क्या होता है। उदात्त संज्ञा होता है जिनका उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उदात्त संज्ञा कहते हैं। अनुदात्त संज्ञा क्या होता है, जिनका उच्चारण कंठ के निचले भाग से होता है, उसको हम लोग कहते हैं अनुदात्त संज्ञा। स्वरित संज्ञा क्या होता है, जिनका उच्चारण कंठ के मध्य भाग से होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वरित संज्ञा। दोस्तों फिर हम लोग क्या करते हैं कि स्वरों को 2-2 भागों में पुनः बांट देते हैं। उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा को पुनः उच्चारण की दृष्टि से 2-2 भागों में बांट देते हैं। वह है हमारा अनुनासिक यानी नासिक के वर्ण, और अनुनासिक वर्ण यानी इसको हम लोग कहते हैं निरअनुनासिक। अनुनासिक वर्ण हिंदी में दोस्तों बताए थे, जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, उसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक यानी नासिक के वर्ण। और अनुनासिक वर्ण या निरअनुनासिक वर्ण कहें जिसका उच्चारण सिर्फ मुख से होता है यानी नाक से ना होता है, उसको हम लोग कहते हैं निरअनुनासिक वर्ण। दोस्तों अब आपको समझ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होगा कि सर हम तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर को पढ़े, हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, लेकिन ये उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा क्या हुई, और अनुनासिक और या निरअनुनासिक वर्ण क्या होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग जानेंगे कि इससे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, और ये हम देखेंगे कैसे हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा है, उसको हमको याद करने का क्या तरीका है।
लेकिन दोस्तों बस इससे पहले हम आपको बता दें कि ह्रस्व स्वर आप देखेंगे अ, ई, उ, री, लृ। देखिए अ का दीर्घ बना है आ, ई का दीर्घ बना है बड़ी ई, उ का दीर्घ बना है बड़ा उ, री का बना है बड़ा री, और लृ का देखेंगे दीर्घ नहीं बनाया। ऐसे ही आप देखेंगे दोस्तों ए, ऐ, ओ और ये इनका जो है आपका ह्रस्व देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। अब यही दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि ये उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा और स्वरित संज्ञा में कैसे होता है। बस आप ये जान लीजिए कि उदात्त संज्ञा मतलब होता है जिनका उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से होता है, अनुदात्त संज्ञा जिनका उच्चारण कंठ के निचली भाग से होता है, स्वरित संज्ञा जिनका उच्चारण कंठ के मध्य भाग से होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्वरित संज्ञा। पुनः उच्चारण की दृष्टि से हम लोग उसको अनुनासिक और निरअनुनासिक में बांट देते हैं। अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण नाक और मुख से होता है उसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक वर्ण, और अननुनासिक वर्ण जिसको कहते हैं जिनका उच्चारण नाक से हो या नहीं होता है यानी मुख से होता है, उसको हम लोग कहते हैं अननुनासिक वर्ण या निरअनुनासिक वर्ण। दोस्तों जो प्रश्न पूछता है, हमने बताया आपको कि ह्रस्व को हम लोग 3 भागों में क्या करते हैं उच्चारण की दृष्टि से पहले बांटते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। पुनः इसको हम लोग 2-2 भागों में बांटते हैं कि उदात्त को अनुनासिक और ह्रस्व के उदात्त को निरनुनासिक, फिर ह्रस्व के अनुदात्त को अनुनासिक और ह्रस्व के अनुदात्त को निरनुनासिक, फिर ह्रस्व के स्वरित को अनुनासिक और ह्रस्व के स्वरित को निरनुनासिक। यानी आप देखेंगे दोस्तों कि ह्रस्व जो है उसको हम लोग पुनः कुल मिला के 6 भागों में बांट देते हैं। उदात्त के 2 अनुनासिक निरनुनासिक, अनुदात्त के 2 अनुनासिक निरनुनासिक और स्वरित के 2 अनुनासिक और निरनुनासिक। फिर इसी तरह दोस्तों दीर्घ को भी हम लोग बांट देते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। फिर दीर्घ के उदात्त को 2 भागों में अनुदात्त और निरनुनासिक, अनुनासिक और निरनुनासिक। दीर्घ के अनुदात्त को अनुनासिक और निरअनुनासिक, दीर्घ के स्वरित को अनुनासिक और निरनुनासिक। फिर यही दोस्तों प्लुत में करते हैं हम लोग, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में बांटते हैं। इसके उदात्त को अनुनासिक, निरअनुनासिक, फिर प्लुत के अनुदात्त को अनुनासिक और निरअनुनासिक, और प्लुत के स्वरित को अनुनासिक और निरनुनासिक में। दोस्तों आप देखेंगे कि ह्रस्व के भी 6 भाग हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दीर्घ के भी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और प्लुत के भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल मिला के 18 भागों में ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को हम लोग क्या करते हैं बांट देते हैं। तो दोस्तों प्रश्न कैसे बनता है ये देखते हैं हम। तो दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री को हम लोग 18 प्रकार से बोल सकते हैं, यानी 18 प्रकार होते हैं। अ, ई, उ, री के 18 प्रकार होते हैं। अभी दोस्तों हमने बताया आपको कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, अ, ई, उ, री, री। अ, ई, उ, री, ली, अभी हमने बताया ना ह्रस्व स्वर कि अ, ई, उ और री। साथ में हमने एक बताया था लृ को, लृ जो बताया था दोस्तों कि ये थोड़ा सा अलग हम लोग इसलिए रख रहे हैं कि हमने बताया था कि अभी आप जब दीर्घ देखेंगे तो लृ का दीर्घ नहीं होता है। तो अ, ई, उ, री जो है दोस्तों इसको हम लोग 18 तरीके से बोल सकते हैं। जैसे अभी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में बताया ना कि कंठ के मतलब कि अंदर के भाग से, ऊपरी भाग से, निचली भाग से और मध्य भाग से हमने उच्चारण की दृष्टि से बताया। तो ह्रस्व का जो उदात्त है ऊपरी भाग से, ठीक है, तो उसको हम लोग नाक से भी बोल सकते हैं और मुख से भी बोल सकते हैं, मतलब कि नाक की सहायता से भी, और निरअनुनासिक मतलब कि मुख की सहायता से भी बोल सकते हैं। इसी तरह जैसे जैसे दोस्तों अ है तो अ को बोलेंगे अ, फिर अंदर के भाग से, निचले भाग से बोलेंगे अ, ठीक है, ऊपरी भाग से बोला रहेगा तो अ, ठीक है, और मध्य भाग से बोलेंगे तो मध्यम भाग से अ, ठीक है। तो आप बोलने के तरीके देखेंगे, एक बहुत खींच के बोल रहे हैं, मतलब तेज बोल रहे हैं, अंदर के भाग से बोल रहे हैं, ऊपरी भाग से बोल रहे हैं और मध्य के भाग से। फिर उसी को हम लोग बोल सकते हैं नाक की सहायता से बोलते हैं अ, ठीक है, अ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे अ को हम लोग 6 भागों में हम लोग क्या किए बांट दिए। जैसे अ का दीर्घ बन जाएगा आ, और आ का दीर्घ बन जाएगा अ। जैसे 3 अ को ही हम लोग बोले तो डबल बोलेंगे तो आ बन जाता है, और समय ले लेते हैं, 3 मात्रा का समय ले लेते हैं, वो प्लुत बन जाता है। इसी तरह ई का दीर्घ बोलेंगे तो ई तो बड़ी ई बन जाएगा, और जब बड़ी ई को और ज़्यादा सेकंड लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा प्लुत बन जाएगा। तो ऐसे दोस्तों 1, 2, 3, 4 ये जो अ, ई, उ, री है वो 18 प्रकार से बोल सकते हैं। दोस्तों लृ का जो है 12 भेद होते हैं, लृ के 12 भेद होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि अभी हमने बताया कि लृ का दीर्घ नहीं बनता है, यानी ये जो दीर्घ वाला पार्ट है यहाँ पे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो 6 पार्ट हैं लृ के नहीं बन पाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ किसका बनेगा, ये ह्रस्व का बनेगा और प्लुत का बनेगा। लृ के 12 भेद होते हैं, इसका दीर्घ नहीं होता है, ये ह्रस्व और सिर्फ प्लुत होता है।
इसी तरह दोस्तों 2018 में आपके यूपी टेट में प्रश्न पूछा था कि किसका क्या नाम है कि ह्रस्व नहीं होता, किसका ह्रस्व नहीं होता है। तो दोस्तों एच प्रत्याहार जिसको कहते हैं ए ओ ऐ औ, एच प्रत्याहार के भी 12 भेद होते हैं। इसका जो दोस्तों कहें तो आप देखेंगे कि ह्रस्व नहीं होता है। अभी हमने आपको पढ़ाया था ना कि ए ऐ ओ औ बताया था ना कि अ ई उ री री, और यहाँ पे जब आएंगे ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो ए ऐ ओ औ क्या है, संयुक्त वर्ण है, ठीक। तो दो वर्णों का समय लगता है, एक वर्ण की सहायता से तो एक मात्रक स्वर तो हो ही नहीं सकता, ह्रस्व हो ही नहीं सकता, इसलिए ए ओ ऐ औ का क्या होता है, ह्रस्व नहीं होता है। तो क्या बनेगा, उसका दीर्घ बन सकता है और प्लुत बन सकता है। तो एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ का 12 भेद होता है, इसका क्या नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है। लृ का दीर्घ नहीं होता है। दोस्तों लृ भी पूछा हुआ है सीटेट में कि लृ क्या किसका दीर्घ नहीं होता है, तो लृ का दीर्घ नहीं होता है। दोस्तों ये था हमारा स्वर का भेद, जहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन जो है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, यानी माहेश्वर सूत्र के चौथे से लेके 5वें से लेके 15वें जो आपका सूत्र है 14वें सूत्र तक ये हमारा व्यंजन होता है। पहले चार, पहला दूसरा तीसरा चौथा हमारा क्या होता है, स्वर होता है। पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां सूत्र क्या होता है, व्यंजन को बताता है। दोस्तों व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, और संस्कृत में पूछे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 36, ठीक है। व्यंजनों के भेद क्या होते हैं, तो दोस्तों व्यंजनों को हम लोग संस्कृत में 4 भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बांटे हैं, सेम उसी तरह हम लोग संस्कृत में भी व्यंजन को क्या करते हैं, बांट देते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हिंदी में बताया था कि इनका उच्चारण करते समय मुख के भागों को के मतलब स्वर तंत्रियों को स्पर्श करते हुए क्या होती है, ध्वनि बाहर निकलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको हम लोग 5 वर्गों में बांट देते हैं, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो दोस्तों क वर्ग में क्या क्या आता है, तो क वर्ग की बात करें तो क ख ग घ अंग, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होता है हमारा, य र ल व, य र ल व हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व हमारा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन श श स ह, स स स ह हमारा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, छ त्र ज्ञ, संस्कृत में छ त्र ज्ञ को हम लोग संयुक्त व्यंजन मानते हैं। छ का निर्माण क और श से हुआ है, त्र का निर्माण त और र से हुआ है, और ज्ञ का निर्माण ज और इ से हुआ है। दोस्तों ये हमारा व्यंजन के भेद थे। दोस्तों इसमें हम लोग एक होता है, हम लोग बात करते हैं अनुस्वार और विसर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं अयोगवा। तो अनुस्वार क्या होता है दोस्तों, अ स्वर के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार। जैसे गंगा, गंगा का जब उच्चारण करेंगे तो ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं। जैसे संग, संग में एक बिंदु ऊपर लगा दिए हैं, वंश, ठीक है। विसर्ग क्या होता है, अ स्वर के आगे 2 बिंदु जब हम रख देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विसर्ग। जैसे राम, श्याम, क, ता। दोस्तों ये अनुस्वार और विसर्ग क्या है, हमारे अयोगवा है। क्या है, अयोगवा, मतलब कि अ की सहायता से ये क्या करते हैं, ढोए जाते हैं। अयोगवा मतलब अ की सहायता से ये क्या करते हैं, बोले जाते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, स्वर में रखते हैं, ठीक है। और जब हम इसको बोलते हैं तो व्यंजन की सहायता से, मतलब व्यंजन का उच्चारण होता है। जैसे आप बोलोगे अंग, ठीक है, अंग, तो लास्ट में न आ रहा है और अ की सहायता से लिखे जाते हैं, ठीक है। और उच्चारण की दृष्टि से आपको दिखेगा ये व्यंजन है, और लिखने के आधार पर आपको ये स्वर दिखाई देगा। जैसे विसर्ग में अ के साथ देखिए राम, जब उच्चारण करेंगे तो ये लिखने के आधार पे आपको हलंत आएगा, ह का साउंड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अयोगवा कहलाता है। अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, अयोगवा कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको संस्कृत के वर्ड समझ में आए होंगे, वर्णमाला समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए।
आप लोग हम लेके आएंगे अब अगला वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या क्या है। और संस्कृत के उच्चारण स्थान को थोड़ा सा सूत्रों के माध्यम से हमको याद करते हैं। सेम ये हिंदी के ही उच्चारण के स्थान की तरह है, लेकिन हम आपको दोनों विधि से बताएंगे कैसे आपको आसानी से जो हिंदी वाला याद है उसी के माध्यम से इसको भी हम लोग आपको बता देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।